हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हान्या हांडा। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सिविक्स चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये है ओवरव्यू। इसमें सब बताया गया कि हम क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और इसमें सिंपल डेफिनेशन दे रखी है डेमोक्रेसी की, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, तो ये पढ़ने की नीड नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। अब जो डेमोक्रेटिक होती है उस गवर्नमेंट में पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव और ओन गवर्नमेंट। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू elect और टू चूज़ देयर गवर्नमेंट। अब ये एक छोटी सी स्टोरी बताती है जिसमें मैरी एक लड़की होती है। आई डोंट लाइक दिस, मतलब वो एक ऑब्जेक्शन करती है मैरी कि शी डोंट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, कि मतलब जो जो गवर्नमेंट जो आप इलेक्ट करते हो उसे वो पसंद नहीं आते, तो वो ऑब्जेक्शन करती है। तो वो कहती है फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग ऑन डेमोक्रेसी, और फिर हमें पता चलता है कि जो मीनिंग है डेमोक्रेसी का वो उसके मतलब बिल्कुल उससे अपोजिट या फिर पूरा लॉजिकली वो नहीं है। फिर उनकी कोई टीचर होगी लिंकडॉन मैडम, तो वो बोलती है आई कैन सी योर पॉइंट बट वी डोंट हैव एनी रीजंस इन आर एवरीडे लाइफ। तो फिर वो आगे जाके बोलते हैं कि हमें सबसे पहले उनकी डेफिनेशन जाननी चाहिए। फिर मैरी बोलती है हमें डेफिनेशन क्यों जाननी चाहिए जब हमें उसका मतलब पता है। तो डेफिनेशन वो कहती है डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड की तरह होती है, जिससे हमें पूरा पता चलता है। मतलब ये स्टोरी में यही बताती है कि वो बच्ची पूछती है डेमोक्रेसी क्या है, डेफिनेशन गलत क्यों है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं अ सिंपल डेफिनेशन। One of the simple factor common to all democracy is government is chosen by the people. सारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो चूजन बाय द पीपल होती है। और एक सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस पूरे चैप्टर में ना यही समझाया गया है कि इस डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आ सकता है, या फिर क्या क्या मतलब ये डेफिनेशन किस टाइप से रॉन्ग वे प्रूव होती है। ठीक है, दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये जो डेफिनेशन है ये अलाउ करती है हमें टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेसी को छोड़ के भी और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डिक्टेटरशिप होती है, नॉन डेमोक्रेटिक होती है, मोनार्की होती है, बहुत सारी होती है। अब जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, वो ना इलेक्टेड बाय किससे नहीं होते, पीपल से। तो वो कैसी होगी, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। सबसे पहले तो हमें ये पता चला। ठीक है, दोज हु हैपन इन द कंट्रोल ऑफ आर्मी बिकम द रूलर्स। मतलब आर्मी से कोई ना कोई रूलर बनता है, और पीपल हैड नो से, कोई उनका रोल नहीं होता है इस डिस्कशन में। अब डिक्टेटर्स लाइक पिनोकेट चाइल्ड आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब ये भी कोई होगा और उसे भी इलेक्ट नहीं करते क्या, पीपल, और वो खुद ही अपना गवर्नमेंट बन जाता है। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज मतलब जहाँ पे किंग या फिर क्वीन राज करती है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, अब ये देखो किंग्स जो होते हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी पीपल नहीं चूज करते उन्हें, वो खुद ही बनते हैं। बट बिकॉज दे आर बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली, मतलब जो राजा बना, अब उसका जो बेटा हुआ है वो राजा बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो राजा। ये करते करते मतलब ये ऐसे ही चलता रहता है सर्कल। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो सिंपल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ना, ये एडुकेट नहीं है। अब ये हमें रिमाइंड करवाती है कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल, मतलब डेमोक्रेसी इज़ पीपल रूल, जहाँ पे पीपल खुद रूल करते हैं, पीपल खुद गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इट इज़ अनथिंकिंग मैनर, और हम इससे बताएंगे कॉलिंग दैट गवर्नमेंट होल्ड्स एन इलेक्शन और डेमोक्रेसी। ठीक है,
अब जैसे हमने ये पढ़ा है चैप्टर 3 में, हम पढ़ेंगे कि एवरी गवर्नमेंट एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड्स वांट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, मतलब एक समय के लिए 5 ईयर्स की जैसी गवर्नमेंट होती है तो वो चाहती है कि वो उस टाइम के लिए डेमोक्रेसी के व्यू में दिखे सारे बाहर को, लेकिन एक्चुअली वो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, लेकिन वो चाहती है हमें डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री ही दिखे वो बाहर की कंट्रीज़ को। ठीक है, अब वी नीड टू बी केयरफुल होना चाहिए हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी और जो प्रिटेंड करती है। ठीक है, वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड कर सकते हैं और डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस चैप्टर में मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि हमें पता है कि एक सिंपल डेफिनेशन थी दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट इसी से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कौन है रूलर्स, ठीक है, और कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं, और who are the people who can elect the rulers or get elected at the rulers, और what is the form of government is democracy। ये सारे इसका आंसर हमें इसमें पता चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। पाकिस्तान में आपने सुना होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ, बहुत कॉमन सा नाम है, मतलब ये मतलब सिविक्स में लिखा गया है तो आई थिंक सबने सुना ही होगा। वो एक मिलिट्री कूप थे इन अक्टूबर 1999 में वो बने थे। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब सिंपल वे में समझाऊँ तो एक पाकिस्तान में एक लीडर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो लेड करते थे एक मिलिट्री कूप, जो अक्टूबर 1999 में उन्होंने क्या करा था, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्हें हटा दिया था और ख़ुद को बना दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, खुद से ही खुद। और उसके बाद 2002 में उसने बताया कि उसने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मतलब जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसे 5 ईयर्स मिल जाते हैं, तो वो 2007 तक तो उसने वहीं पे अपनी गवर्नमेंट चलाई। ठीक है, अब जब पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ थी, वो बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, मतलब सारी झूठे काम, फ्रॉड या फिर डर्टी ट्रिक्स से लगा के वो करता था। अब इन अगस्त 2002 उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी करा जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट क्या करता है, वो डिसमिस कर देता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को खुद से। अब बताओ, प्रेसिडेंट थोड़ी ना करता है। और द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी ना, ये खुद आर्मी वालों की थी। अभी देखेंगे हम, ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना, विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। मतलब जनरल परवेज़ ने क्या करा कि वो तो हटा दिया, देखो नेशनल प्रोविंशियल असेंबली हटा दी और खुद की लगा दी आर्मी, क्योंकि वो भी आर्मी था तो उसने नाम के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाई और उसमें सारे उसने मिलिट्री ऑफिसर्स डाल दिए। ठीक है, आफ्टर पासिंग दिस लॉ passing this law, election were held to the national and provincial assembly। जो पाकिस्तान है ना उसमें इलेक्शन भी हुए, रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर भी आई, ठीक है, सम पावर्स भी आई, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर्स। जो भी इलेक्ट होते थे, इलेक्शन भी हुए जिसमें भी जो इलेक्ट होते थे, बट सारी पावर्स किसके साथ रहती थी, मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, और जनरल मुशर्रफ उसके पास। ठीक है, अब क्लियरली देयर आर मैनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट कॉल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, बट लेट अस फोकस ऑन दिस, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नहीं, देखो वो फ्रॉड करता था, ये बोलता होगा कि मेरे को वोट दे दो, फोर्स करता होगा,
डर्टी ट्रिक्स में भी अप्लाई करता हो, पीपल को फोर्स करता हो, मे बी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसने खुद से ही बना दिया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये देखो, जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, द पावर टू द फाइनल किसके पास रही? जनरल मुशर्रफ के पास, बट वो किसके से इलेक्टेड नहीं थे, तो वो होगी एक नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्री, बट वो लोगों को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी ही फॉलो कर रहे थे कि देखो हम डेमोक्रेसी है। तो इससे हमें हमारा पहला फीचर मिलता है जो बताता है हमें, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द पीपल एंड दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जनरल मुशर्रफ जो था, एक तो वो पीपल के साथ नहीं, मतलब पीपल से नहीं इलेक्टेड हुआ था, ऊपर से जो उसने अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी पार्टी बनाई थी ना, वो भी पीपल से इलेक्टेड नहीं थी। और जो पीपल इलेक्ट करती है ना जो पार्टीज, वो ही रूल करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी और को इलेक्ट करा कोई और रूल कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जो चाइना में इलेक्शन होते हैं ना रेगुलरली 5 साल बाद, उसमें जो कंट्रीज़ की पार्लियामेंट है ना, उसमें एक नेम है नेशनल पीपल कांग्रेस। अभी जो नेशनल पीपल कांग्रेस है ना, ये जो पावर होती है अब मतलब ये कोर्ट में होता है और इस पावर से अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब जो पार्टी है मतलब पार्लियामेंट में, उसमें नियरली 3000 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। अब some members are elected by the army. Before contesting election, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. किसी को भी अगर अपनी अपोजिट पार्टी करनी है, कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे अप्रूवल चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और या फिर जो मेंबर्स होते हैं ना चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 पार्टीज जो छोटी छोटी होंगी, वो ही अलाउ करती है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन दैट आर हेल्ड इन 2002 to 2003। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट होती है ना वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी से ही फॉर्म होती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस वाज इन 1930। मैक्सिको के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा था ना चाइना वो हो गया, मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली 1930 में। एंड होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years, किसी में 5 होता है किसी में 6 होता है, टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। बट द कंट्री हैज़ नेवर बीन अ मिलिट्री और एनी डिक्टेटरशिप, ये भी बता दिया। बट इन 2000 every election was won by a PRI, Institutional Revolution Party. Opposition party did not contest election but never managed to win. देखो PRI एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा देखो 2000 से हर टाइम जीतती आई है। ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना, कभी देखो कभी हमारे उसमें भी कांग्रेस आई है, फिर बीजेपी आई है, फिर बीजेपी आई है, फिर कांग्रेस आई है, फिर बीजेपी आई है, मतलब बदलती तो रही है ना पार्टी, कभी ये नहीं सारे टाइम बीजेपी सारा टाइम कांग्रेस। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कॉन्टेस्ट तो करती थी बट मैनेज ही नहीं कर पाती थी विन करने के लिए। ऐसा एक्चुअली होता क्या था, जो PRI थी ना वो नोन मतलब सबको पता था कि वो बहुत मैनी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है टू विन द इलेक्शन। बट ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिस, उसे एक तो सारी अटेंड करनी होती थी पार्टी मीटिंग्स। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो टीचर्स होती है ना गवर्नमेंट स्कूल की, वो भी फोर्स करती थी पेरेंट्स को कि वो भी PRI को ही वोट करें, मतलब फोर्स करवा के वोट होते थे। और जो मीडिया होती थी वो भी गवर्नमेंट के अंडर हो गई, तो वो भी इग्नोर करती थी एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, समटाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। देखो ये टू कॉलोनीज है A और B। सोचो इसमें सबको पता है कि इसमें बीजेपी को देना है सबने वोट, और इसमें सबने देना है कांग्रेस को। सोचो जैसे अब हमारा यहाँ पे बीजेपी विनिंग पार्टी है, बीजेपी ही मतलब कर रही है,
तो सबको ना पता चल जाता है कि बी वाले कॉलोनी में से ना सबने कांग्रेस को देना है। जैसे बी वाली कॉलोनी का यहाँ होता था ना, तो वो कहीं और दूर जाके शिफ्ट कर देते थे, ताकि जो ऑपोजिशन पार्टी के वोटर्स हैं वो ऑपोजिशन पार्टी को वोट ही ना कर पाए। बताओ, उनसे वोट ही छीन लेते थे। बताओ कितने गंदे लोग थे। अब जो पीआरआई थी वो बहुत सारा पैसा लगाती थी टू कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। कैंपेन करने के लिए इतना सारा पैसा लगाती थी। अब जो हमने इलेक्शन देखे हैं, जो ऊपर के एग्जाम्पल में, अब हमें सेंस पता चलती है कि दे ये डेमोक्रेसी तो देखो बहुत मतलब झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। अब जो मैनी प्रॉब्लम्स है, जैसे चाइना इलेक्शन डोंट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में जैसे बोला ना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी करती है सब कुछ, पीपल का तो कुछ होता ही नहीं। और अब हम देखो, कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? पीपल को तो कोई चॉइस नहीं मिली। मेक्सिकन एग्जाम्पल, पीपल सीम टू हैव अ रियली चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे डोंट हैव नो चॉइस। There was the ruling party could be defeated if even the people were against. These are not fair election, we can thus call a second feature. जैसे देखो, किसी को राइट टू वोट ही नहीं है किसी पीपल को, तो कैन वी कॉल इट अ फेयर इलेक्शन? इट मीन्स नो, वी कैन नॉट कॉल इट अ फेयर इलेक्शन। ठीक है, अब इससे हमें मिलता है हमारा सेकेंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, सॉरी ऑफ दी मतलब डेमोक्रेसी मिलता है, सॉरी डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक तो फ्री होना चाहिए इलेक्शन, दूसरा फेयर होना चाहिए। और वेयर दोज करेंटली इन द पावर हैव अ फ्री चांस ऑफ लूजिंग। ऐसा मतलब जैसे मैंने बताया ना, ए बी कॉलोनीज बनाई थी हमने, एक को मिला नहीं और एक को मिल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो है ना पार्टी, वो कभी कभार लूज भी कर जानी चाहिए। ये नहीं कि कभी बीजेपी ही हर टाइम जीत रही है, कभी कांग्रेस ही हर टाइम जीत रही है, और पार्टीज को भी तो मिलने चाहिए ना चांसेस। ठीक है, अब वन पर्सन वन वोट, वन वैल्यू, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। आई थिंक हम ये पूरा कर लेंगे इस वीडियो में, तो वोट डेमोक्रेसी हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है? मतलब एनी एडल्ट दैट इज़ 18 प्लस और 21, मतलब कोई सी भी कंट्री की जो एज होती है जिसमें के बाद कोई पर्सन वोट करता है, उसे बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें मेन ये पॉइंट्स ही हैं पढ़ने के लिए, बाकी पढ़ सकती हूँ बट नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट ऑन दी एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से। 2015 में जो सऊदी अरेबिया की वुमेन थी ना, उनको कोई राइट टू वोट नहीं था। और जो इस्टोनिया, आई डोंट नो द नेम, इस्टोनिया जो थी ना, उसमें ना सिटीजनशिप ही रूल करती थी। और उसमें क्या होता था, पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वोट। जो इसी कंट्री के पीपल थे ना, वो ही सिर्फ वोट करते थे, और जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी ना, उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती थी राइट टू वोट देने में। अब जो फिजी था, द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन द इंडियन फिजियन। मतलब जो वहाँ पे रहते थे ना फिजीज, उनको तो बहुत मिलती थी, लेकिन जो इंडियन मतलब जो पहले इंडियंस होते थे, उन्हें नहीं मिलते थे इंडियन फिजन को। अब डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है थर्ड पॉइंट, अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट ईच वोट एंड हैव वन वैल्यू। अब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्सन ने वोट करा जो उसी कंट्री के बिलोंग है, तो वो 3 वोट्स माने जाएंगे, और फिर किसी एक पर्सन ने वोट करा जो इस कंट्री से नहीं है, उसको 0 वोट दे रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक तो सबके पास, अडल्ट के पास राइट होना चाहिए वोट के, और जब वो वोट करें तो वो वोट मस्ट काउंट हो और एक ही वैल्यू मिले उसे। अब नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। जिम्बाब्वे तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ये एक अफ्रीका टाइप की
अफ्रीका में पड़ती है ये कंट्री, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है, अटेंड, इसे कब इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में, फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल्स, मतलब ब्रिटिशर्स, यू कैन से ब्रिटिशर्स ने आज़ादी मिली थी 1980 में। यू मे हाईलाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। अब सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द ZANU-PF। बताओ 1980 से सिर्फ एक ही मतलब पार्टी का रूल कैसे हो सकता है ना। ये तो देखो सोचने वाली बात भी है, कुछ तो मीन्स ऑफ कुछ गंदा ही लगाया होगा, डेटी ट्रिक्स। ZANU-PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल करी थी वही जीतती आई। देखो एक बार जीत गई, दो बार जीत गई, हर टाइम थोड़ी ना जीत सकती है ना। अब उस पार्टी का कौन लीडर था, रॉबर्ट मुगाबे, हु रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शन वो हेल्ड रेगुलरली। देखो इसमें भी सेम ही कहानी है, इलेक्शन हर टाइम रेगुलरली होते हैं और एक ही पार्टी द्वारा जीते जाते हैं, ZANU-PF। जो प्रेसिडेंट मुगाबे था was popular but also used unfair means of practices in election। देखो सब अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन सब बाहर बाहर से क्या दिखाते हैं, हम डेमोक्रेटिक है, हम ये करते हैं, हम इलेक्शन करते हैं, पीपल को ये देते हैं, राइट देते हैं। देखो अब ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसने भी क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे चेंजेस करे जिससे जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट थी ना वो चेंज होने लग गई, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग वर डिस्टर्बेड। देखो अब इसके अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन पार्टी करता था ना, उसे क्या करता था, मारपीट देता था या उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करता था। पब्लिक प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। बताओ ये कर ही नहीं सकते तो इसे इलीगल कर देता था वो, कि जेल हो जाएगी, तुम कर नहीं सकते। अब देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अब जो टेलीविज़न था, रेडियो थी, वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते थे, तो वो सिर्फ रूलिंग पार्टी का अच्छा वर्जन बनाता था, ये करता है, वो करता है, ये थोड़ी ना बताता था गलत कि हमारे लिए अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब देयर वॉज द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरास द जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट दिस। अब उन्होंने क्या करा था, अपोजिशन पार्टी ने, उन्होंने अगेंस्ट में न्यूज़पेपर भी बनाए थे, बट फिर से उसने क्या कर दिया, हरास कर दिया था उन जर्नलिस्ट को जो उसके अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट थे, ठीक है। अब द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट। अब उसने क्या करा, कोर्ट की भी जजमेंट को नहीं सुना। कोर्ट तो देखो हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर आता है, लेकिन उस गवर्नमेंट ने कोर्ट की भी नहीं सुना और उसके अगेंस्ट चला गया। अब ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। उसे धक्के मार के निकाल दिया था अपने ऑफिस से। देखो 1980 से 2017 तक एक ही पार्टी ने रूल करा, उसे निकाल दिया था, ठीक है। The example of Zimbabwe shows that the popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient। ये sufficient नहीं होता है। Popular government जो होते हैं can be undemocratic too। Popular leaders can be autocratic, मतलब खुद बहुत ज़्यादा selfish हो सकते हैं। If we wish to assess a democracy, it is important to look the election। अगर हमें किसी को करना है ना चूज़, डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक, पहले हमें देखना है वो इलेक्शन कैसे करवाता है, अनफेयर मीन्स तो नहीं यूज़ करता। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। ये बताया मैंने आपको। देयर शुड बी, उन्होंने क्या बोला, सफिशिएंट रूम होना चाहिए एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के लिए भी होना चाहिए। और इन द पीरियड ऑफ बिफोर इलेक्शन, ये नहीं इलेक्शन हो गया उसके बाद तुम अपोजिशन पार्टी को दे रहे हो। दिस रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन्स को जो बेसिक राइट्स मिलते हैं उसे भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उसे। मतलब ऐसे नहीं कि कोई सी सिटीजन को जो राइट मिलता है उसे वो मिलना ही नहीं चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव देयर ओपिनियंस एंड टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक। जैसे उन्होंने बताया था कि वो पब्लिक प्रोटेस्ट करते थे तो उसे इलीगल बता दिया था,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें राइट्स होने चाहिए। अब इससे हमें क्या मिलता है, अभी तो और है थोड़ा, सॉरी, जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ऑबेड बाय द एवरीवन, यही बताया मैंने, कोर्ट के ऑर्डर्स मतलब सबसे ऊपर होने चाहिए गवर्नमेंट से भी। Similarly, there are some conditions that apply to the way of government that is run after the election. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won the election and it has respect to some basic rules. मतलब वो कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे और ये सारा स्टफ कर दे। और एवरी मेजर डिसीजन शुड गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। Every office bearer has a certain rights and responsibility. अब इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है the fourth and the final feature of the democracy, which is a democratic government rulers must be ruled within the limit that is set by the constitution, law and citizens. मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक रूलर अपनी मर्जी से कोई लॉ नहीं कर सकता। अगर लॉ बनाएगा तो वो सारी पीपल्स की क्या कहते हैं, मतलब उनकी मर्जी से ही बना सकता है। हर पीपल की हाँ होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब सॉरी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सबके पास जाना चाहिए। नहीं कि प्रेसिडेंट ने बना दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो जाए, और उसे एक लिमिट में मतलब रूल करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है समरी आ गई। इसमें ये बताया है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, we found that this definition was not adequate unless we explain some of the keywords used in it. अब ये जो keywords हैं ये बहुत important है। मेनली ये समरी पूरे मतलब पूरा चैप्टर इसी से पता चल जाएगा। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, मतलब जो इलेक्टेड करते हैं ना पीपल, उन्हें करना चाहिए मेजर डिसीजन, और किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और ही मेजर डिसीजन ले रहा हो। और जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो एक फेयर और चॉइस देनी चाहिए पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स। ये नहीं कि ये बन गया है सो बन गया है, चाहे वो अनफेयर मीन्स ऑफ वो ले, अनफेयर मीन्स ले, डर्टी ट्रिक्स करे या फिर फेयर ना खेले। ठीक है, थर्ड आ गया, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेस। इक्वालिटी से होना चाहिए, ये नहीं कि ये गोरा है ये काला है इसलिए इसका वोट एक माना जाएगा इसका 4 माना जाएगा। एक वैल्यू होनी चाहिए कि वोट की, और एक पर्सन ही दे उसे, और हर पर्सन को देना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड करना चाहिए उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन राइट को भी देखना चाहिए, उन्हें लिमिटेड वे में रूल करना चाहिए, और बाकी उन्हें ध्यान रखना चाहिए सिटीज़न के राइट्स की। ये हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।